अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जो पिछली कक्षा में डिस्कस किए थे मैं उसके और आगे बढ़ाते हुए मैं मिंटू कुमार JNSR पब्लिक स्कूल से भौतिक शास्त्र का शिक्षक। मैं जो कल हम लोग जो डिस्कस किए थे पिछले टॉपिक में, जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, हम चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया था वो था कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू हाउ मेनी कूलम पर सेकंड। वो छोटा सा क्वेश्चन था, ये एम्पियर के डेफिनेशन पे क्वेश्चन था। सिंपल सा कांसेप्ट है कि हम जानते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड। सिंपली से 1 लिखना था, वो छोटा सा सवाल था, 1 कूलम पर सेकंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, find the number of electrons which constitute 1 ampere of electric current। यानी हमें पता करना था कि एक आपका एम्पियर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोस। ओके, इसका इस्तेमाल करके मैंने आपको हिंट भी दिया था। इसमें बताया गया था कि हमें इस्तेमाल करना है I = NE/T के फॉर्मूला को। चलिए उसी के इस्तेमाल से हम लोग इस प्रश्न का हल निकालने का प्रयास करते हैं। साथ साथ देखिएगा, जहां समझ में आए हम प्रयास करेंगे समझाने का कैसे। देखिए इसका प्रश्न क्या है, जैसे कि जानते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिएगा एज हम जानते हैं कि I जो होता है वो क्या होता है Q/T, और साथ में इसको आगे बढ़ाया तो है NE/T, तो I क्या हो गया NE/T। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रहा प्रश्न में कि दिया हुआ क्या था, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है 1 एम्पियर के करंट। इसका मतलब आपका करंट जो है 1 एम्पियर है। इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाएगा तो हमको मिलेगा कि N = I × T/E। N = I × T/E। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, करंट 1 दिया है 1 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड, क्योंकि 1 एम्पियर किसके लिए होता है 1 सेकंड के लिए होता है। अब साथ में जाएंगे चार्ज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। साथ में एम्पियर और सेकंड, यहाँ पर हम कह सकते हैं A × S, और AS और कूलम क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ साइड में गिवन लिख सकते हैं, या कि गिवन क्या दिया हुआ था I कितना था 1 एम्पियर, टाइम क्या है 1 सेकेंड, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान रखिए बात बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन है और हमने इस जगह माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रश्न आ सकता है मन में, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि n जो एक नंबर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और चूंकि यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना चाहिए ताकि 1 एम्पियर मिले, तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। क्योंकि आप देख रहे हो कि फॉर्मूला किस तरह से आगे बढ़ा है, तो n जो है वो 1 × 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और इस कूलम को देखा जाए तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर सेकंड = 1 कूलम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन नंबर को सॉल्व करना है, तो नंबर को सॉल्व किया तो मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 1.6 यदि ये 10⁻⁻19 के ऊपर ले जाएगा क्या मिलेगा 10⁻+19। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको आसानी समझ में आ रही होगी कि किस तरह आगे इसको बढ़ा। यदि हम इसको आगे बढ़ते हैं स्टेप को, तो क्या मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कह सकते हैं n = क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, +19 हो गया। आसान सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इस डेसिमल को ऊपर ले जाओ, हो जाएगा 10, यहां से एक जोड़ लिया तो ये 100/16 × 10⁻, ये हो जाएगा 18, और 100/16 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, हमें कितना मिलेगा, ये इसको मिलेगा 6, डेसिमल देंगे पॉइंट, उसके बाद आएगा 25, 6.25 × 10⁻18। तो n कितना मिला हम लोग को स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग मिला n मिला हमारा ये डाटा है, यानी कि 10⁻18। तो 6.25 × 10⁻18 जो है हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है इस प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है इस्तेमाल किया गया, फॉर्मूला इस्तेमाल किया n = I × T/E,
डाटा को पुट किया गया और इनको डालने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने पे क्या मिला हम लोग को? ये मिला 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था डेफिनेशन, डिफाइन करना था। तीन शब्दों को मैंने डिफाइन करने आपको दिया था। वो था हमारा पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। चलिए हम उस तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आज के क्लास का टॉपिक की ओर आगे जाएंगे। तो जो तीन प्रश्न आपका जो होमवर्क था हम लोग उसको इस तरह से इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था हमारा? तीसरा प्रश्न था हमारा डिफाइन। क्या डिफाइन करने दिया गया था? तीन। पहला कंडक्टर। कंडक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सुचालक, यानी विद्युत का सुचालक। हम किसे कंडक्टर कहते हैं? तो कहेंगे क्या? दोज मटेरियल, those substances, those materials which क्या allow electric current to pass through them। ये तो चलो ये आपका 7-8 में पढ़ाया गया है कंडक्टर कैसे करते हैं। हम उसको 10th लेवल में क्या ऐड करेंगे? इसमें कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? देखिए, दोज मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी वैसे पदार्थ जो कि करंट को आपस में या कह सकते हैं उससे पास होने की अनुमति दे, अलाउ करे, वो कंडक्ट कहलाएगा। लेकिन क्यों कहलाएगा? तो कहेंगे थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ free electrons, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता के कारण उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे। यानी कि जितने मेटल्स होते हैं, हर एक मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है कि वो फ्लो कर पाता है। क्योंकि जैसे इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किसी सोर्स से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है उसमें ये बल या कह सकते हैं उसमें एक काबिलियत आ जाती है कि वो करंट को फ्लो करा सके। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। दूसरा क्या था? इंसुलेटर। हम लोग इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए कैसे। दूसरा है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इसको हम लोग कह सकते हैं विद्युत का सुचालक, हिंदी में कुचालक कहेंगे। तो इंसुलेटर क्या है? दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ, सिंपली यहां पर लगा दो केवल डू नॉट। डेफिनेशन आसान सा होगा, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या किए? दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब क्या कहेंगे यहां पर? यहां प्रेजेंस नहीं कहेंगे, क्या कह सकते हैं हम लोग? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस के कारण, है ना, अनुपस्थिति के कारण हम कह सकते हैं मटेरियल को इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो लकड़ी हो, वुड हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, तो सारे मेटल्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर। तीसरा हमारा टॉपिक था वो था सेमीकंडक्टर। तीसरा टॉपिक क्या है? सेमीकंडक्टर। इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? यानी वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी या जिनकी काबिलियत कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में पाया जाता है। यानी इसको हम कहते हैं अर्धचालक, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग अर्धचालक, जो कि पूर्णतः कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है। और आज के प्रेजेंट में आईटी सेक्टर जो हमारा है, जिसके नाम पे हम कह सकते हैं सिलिकॉन वैली, भी आप नाम सुने होंगे। वो सिलिकॉन वैली सिलिकॉन के नाम पे पड़ा है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो पदार्थ मुख्य रूप से जो कि आज के मोबाइल या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सेमीकंडक्टर के लिए है। पीएन जंक्शन, डायोड्स, ट्राइड्स, वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कहेंगे? दोज मटेरियल whose conductivity
क्या है? एबिलिटी टू कंडक्ट। यहाँ पे दोस्त मटेरियल whose conductivity lies between conductor and insulator is known as semiconductor। उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रूप से एग्जांपल हो सकता है सिलिकॉन SiMg, ठीक है। तो जिसके इस्तेमाल से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ये तीसरा प्रश्न भी हल कर लिए। 3 प्रश्न थे हमारे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो इस तरह बच्चों हम लोग सेमी कंडक्टर को भी डिफाइन करें। इसके बाद हम लोग पाठ के आगे के जो पाठ्यक्रम है उसको बढ़ाएंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फिर से हम मिलते हैं और यहाँ बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू यूनिट क्रॉस एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम था। तो भाई किसी से पथ में यदि बात करें तो करंट का कोई पथ है, रास्ता है जिसके द्वारा जिसके माध्यम से विद्युत धारा जो प्रवाह करता है। तो उस पथ को जिसपे हम विद्युत धारा का प्रवाह को समझते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है समझिए, क्या है देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज closed continuous path, closed continuous path consisting of different electrical components arranged in a proper manner so that electric current can flow। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या डेफिनेशन हमारा है, विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्या है तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड है, इसको यहां से क्या आता है, क्लोज कंटीन्यूअस पाथ। पाथ का मतलब हम याद है रास्ता, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी कि उस पाथ में, उस रास्ते में विभिन्न प्रकार के विद्युत धारा को प्रवाह करने की उन सामग्रियों का अरेंजमेंट होता है, समावेश होता है। किस तरह से, कुछ इस तरह से प्रॉपर मैनर तो सही तरीके से, किस लिए, ताकि इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, उस धारा को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक को ऐसा क्लोज कंटीन्यूअस पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए, ताकि क्या कर सके, फ्लो सके। इसको डायग्राम से समझेंगे, एक छोटा सा डायग्राम लेंगे, उसके बाद इस इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में। चलिए देखते हैं क्या क्या टर्म्स आते हैं इसमें। एक छोटा सा एक डायग्राम देखेंगे, उसके बाद सारे डायग्राम्स को हम लोग कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि जब मार्केट से आप कोई वायर लाते हो, कोई तार लाते हो, तो क्या ऐसा होता है कि तार में पहले से ही विद्युत प्रवाह हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है हमें,
उसे हमें संयोजन करना पड़ता है, हमें एक सुचालक के रूप में उसे सही तरीके से जुड़ना पड़ता है। तो किस जुड़ना पड़ता है? छोटा सा उदाहरण देखिए, आप लोग क्लास 8 में भी ये एग्जाम्पल दिए होंगे, मैं प्रयास करता हूँ समझाऊँ आपको। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके सारे बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैं कहूँ ये एक छोटा सा डायग्राम दे रहा हूँ जहाँ पे मैं एक बल्ब बना रहा हूँ, चलिए एक बल्ब देखिए, और एक बल्ब के दूसरे सिरे को हम लोग यहाँ पर एक बैटरी का इस्तेमाल सिंबल लेते हैं और बैटरी से इसको जोड़ते हैं। ये हमारा की है जो कुंजी करते हैं, जिसे कुंजी कहा जाता है, और कुंज होती है। देखो बच्चों, क्या ये एक पाथ जो रास्ता है, इस रास्ते में यदि मैं इस कुंजी को भी कहूँ कि ऑफ स्टेट में, ऑफ की अवस्था में है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा। तो मतलब इसको ऑन करना होगा। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये हमारा प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है बैटरी का, तो क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। एक छोटे से सिंपल सर्किट में क्या क्या हम लिए हैं? हम लोग यहाँ लिए हैं बल्ब, ये जो हमारा है वह कंडक्टर, ये हमारा है कंडक्टर, या हम कंडक्टिंग वायर बोल सकते हैं इसको, कंडक्टिंग वायर बोल सकते हैं। तीसरा ये जो हमारा है वो है की, और महत्वपूर्ण रूप से ये कहेंगे हमारा ये है बैटरी। तो एक छोटे से रूप से देखा गया तो कितने में हमारे पास ये कुछ कॉम्पोनेंट्स है, तो यानी कि ए भी एक परिपथ है। पर ये जो जितना सुंदर लग रहा है, तो क्या ये परिपथ को इसी तरह होना जरूरी है? क्या यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैं यदि एक अमीबे के आकार का ये सब बना दूँ तो यह परिपथ नहीं हो सकता है? तो प्रश्न उठता है, हाँ यही परिपथ हो सकता है। कैसे? यदि आप इसी परिपथ को यहाँ देखो, चूंकि फिगर के अनुसार देखा जाए, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, जो क्लोज है, कंटिन्यूअस है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर यदि आप बैटरी लगा दो, यहाँ पर की लगा दो, इस जगह में आप यहाँ बल्ब लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये भी कहीं ना कहीं उसी परिपथ की तरह हो जाएगा। और सबसे कुछ जरूरी नहीं इसको एक रेक्टेंगल का फिगर, आयताकार वगैरह का बनाना जरूरी हो, जरूरी नहीं है, केवल समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन है, कौन कौन से इनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिनके हेल्प से हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। चलिए एक एक करके हम प्रयास करें समझने का। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहला आवश्यकता पड़ता है वह सोर्स। सोर्स का मतलब वो ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करे, वो सोर्स क्या होता है? वो सोर्स दो तरह का हो सकता है, एक है एसी सोर्स और दूसरा है आपका डीसी सोर्स। एसी सोर्स का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, डीसी का होता है डायरेक्ट करंट सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का सिंबल क्या होता है? सिंबल जो उसका होता है, सिंबल जो है वो कुछ इस तरह का है, सिंबल जो है वो कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल हो गया। डीसी जो है वो दो तरह का सिंबल में काम आएगा, दो किस तरह से? एक तो हो सकता है आपका सेल ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए बैटरी, एक लिए सेल और दूसरा लिए बैटरी। सेल क्या है? सेल का सिंबल देखो, ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान देना होगा कि सेल में एक जो छोटी वाली जो बात का जिसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, वो थोड़ा सा आप उसको मोटा बनाना, छोटा है, ठीक है, उसको थिक बनाना है, थिक बनाना है, ठीक, और ये वाले पतले को, ठीक है, लंबे वाले को पतला बनाना है, यानी थिक बनाना है। तो ये बैटरी या सेल हो गया। बैटरी क्या आपकी उसी तरह से आपका ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप उसको पॉजिटिव देंगे, फिर एक नेगेटिव देंगे। अब बोलोगे सर इसका हम बैटरी क्यों करते हैं? तो बैटरी का अपना डेफिनेशन है, बैटरी का डेफिनेशन है, क्या है? तो कह सकते हो बैटरी क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बैटरी। तो हमारा सोर्स का दो पार्ट हो गया, एसी सोर्स, डीसी सोर्स। अल्टरनेटिव का सिंबल ये है, डायरेक्ट का सिंबल इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अब दिमाग में बात आ गई कि सोर्स का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका मकसद क्या है? तो उसका फंक्शन क्या है? हम फंक्शन लिखेंगे, हर एक जो भी कंपोनेंट है सबको हम लिखे करके डिस्क्राइब करेंगे और साथ में फंक्शन लिखेंगे। क्या करता है ये? तो हीट प्रोवाइड्स, क्या देता है ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, इस, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि
जब तक हम बात करते हैं करंट का, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो चाहिए, विदाउट एनर्जी वो काम नहीं कर सकता। तो कहने के सोर्स हमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भी किसी भी वर्क करने के लिए हेल्प हो सकता है। तो पहला कॉम्पोनेंट हमारा है सोर्स। चलिए दूसरा आता है, वो है हमारा लोड। नेक्स्ट बात क्या है? लोड। ठीक है, चलिए दूसरा कॉम्पोनेंट आता है। दूसरा कॉम्पोनेंट हमारा है वो है लोड। लोड क्या हो सकता है? लोड मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल करे, जैसे बल्ब, फैन, फ्रिज, जो भी इस्तेमाल, टीवी। हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करना है क्लास 10 के लिए, हम दो का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन कौन का इस्तेमाल करेंगे? तो पहला है हमारा बल्ब, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से है, सिंबल ये है। और दूसरा लेंगे फैन। फैन इसका सिंबल किस तरह दिया गया है? दो तरीका दिया गया है। एक तो तरीका ऐसा लिया गया है, ठीक, ये इस्तेमाल किया गया है, ये फैन हमारा है। या फिर आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं, ये भी फैन है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो करते हैं क्या, कोई भी डिवाइस, याद रहे कोई भी डिवाइस, हम कहते हैं बल्ब लाइट देता है, फैन हमें हवा देता है, बट एग्जैक्टली क्या है? तो फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म। मतलब जो भी डिवाइस होता है वो एग्जैक्टली क्या है? वो कन्वर्टर है। वो अपने आप में कुछ नहीं करता, बल्कि क्या करता है? वो परिवर्तित करता है, यानी उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, फैन इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ये लोड कहलाया। चलिए साथ में चलो बच्चों, ठीक है। हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा हमारा आता है प्रतिरोध। तीसरा टॉपिक हमारा है प्रतिरोध। उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग वर्ड्स बात करते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? यानी कि जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो प्रतिरोध प्रदान करता है किस सर्किट में। तो रेजिस्टर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टर, और तीसरा होता है रियोस्टेट। इन तीनों का सिंबल देखिए। फिक्स्ड का क्या होता है? सिंपल फिक्स्ड रेजिस्टर को ऐसा कह सकते हो। इसका अपना वैल्यू को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो फिक्स्ड रेजिस्टर का ये हो गया सिंबल, वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल ये हो गया, और रियोस्टेट का सिंबल ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिंबल किसका हो गया? प्रतिरोध का, यानी कि रेजिस्टर का। प्रतिरोध का ये सिंबल हो गया। तो हम लोग क्या क्या किए? सोर्स, लोड और फिर रेजिस्टर। इन सब के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट फॉर्म में समझ लें करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, या इन तीनों में एक रूप से, मूल रूप से कॉमन कार्य क्या है? ये तीनों ही करता है। क्या है? तो कहेंगे इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये प्रतिरोध प्रदान करता है किसी भी विद्युत धारा के परिपथ में। ये रेजिस्टेंस प्रदान करता है। ये हो गया रेजिस्टर। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ डिवाइस, उसको हम कह सकते हैं मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग मतलब जो परिमाप को नापे। किसको नापना है? यदि मैं कहूं कि सर्किट में कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कैसे नापेंगे? हम यदि बात करें कि कोई एक सेल या कोई एक बैटरी कितना वो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, कैसे नापेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 3 तरह का डिवाइस है। तो हमारा चौथा जो तर्क आएगा वो है मेजरिंग डिवाइस। क्या है? मेजरिंग डिवाइस। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक एक टर्म को ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या तीसरा हमारा आएगा, नेक्स्ट पार्ट है वो है मेजरिंग डिवाइस। हमारा मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस में जो पहला आएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला है वो है
एमीटर। एमीटर का सिंबल जो है वो क्या है, आप बनाए सर्कल और सर्कल बनाकर इस तरह से आप सिंबल करेंगे, ये क्या है, जो कहते हैं एमीटर। एमीटर काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो कहते हैं क्या, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन, इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, विद्युत धारा को नापता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो मैं छोटा समझा दूं, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। वो क्या, किसी रजिस्टर में आप एमीटर को किस तरह ला सकते हैं, मतलब वो उसके साथ जो होता है सीरीज में होता है, श्रेणीबद्ध होता है, श्रेणीबद्ध रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एमीटर हो गया। चलिए इसका दूसरा डिवाइस लेते हैं हम लोग, 3 डिवाइस में पढ़ना हम लोग को, तो दूसरा लेते हैं हम लोग। इसका दूसरा क्या है, चलिए दूसरा लेते हैं, तो क्या है, वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कितना इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग केवल V को हम लिखेंगे। यदि कहीं पर भी ऐसा सिंबल मिले तो याद रहे वो क्या है, वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे होता है, ये श्रेणीबद्ध में नहीं होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर V, जो कि पैरेलल होता है, इस तरह से किसी रजिस्टर में जुड़ा होता है, वो पैरेलल होता है। फंक्शन क्या है इसका, तो एक मेजर इलेक्ट्रिक करंट, या हम क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बाद, पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो मुझे डिवाइस हमारा है वो क्या है, वो हमारा है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको करेंगे G से, या फिर इसका एक और सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है सर्कल देंगे और इस तरह का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा। कहीं आपको मेमोरी में कोई मिल जाए, याद रखिएगा वो क्या है, वो गैल्वेनोमीटर है, GALVANOMETER। याद रखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दोनों ही रूप में इस्तेमाल हो सकता है, कुछ परिवर्तन करके, लेकिन पूर्णतः रूप से लिखा जाए उसका हम इस्तेमाल करंट के लिए करते। क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये दो काम करता है। चलिए देखते हैं क्या क्या काम गैल्वेनोमीटर करता है। जब क्या करता है, इट मेजर द मैग्नीट्यूड as well as direction of इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, ये करंट के साथ उसके डायरेक्शन को भी मेजर करता है, या हमें बताता है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये दोनों बातों को भी हमें समझाता है कौन, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हमारे पास जो डिवाइस आता है वो है की, कुंजी। यानी किसी सर्किट को यदि हम बात करें कि वो उसको जिनको ऑन या ऑफ करना हो, क्योंकि हमें हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वर्तमान समय में एनर्जी को सेव भी करना है। जब भी जहां भी आप देखें कि आप इस कमरे में ना हो या फिर जहां पर विद्युत की आवश्यकता नहीं है, उस जगह में हम की यानी स्विच के द्वारा हम उस डिवाइस को, उस कंपोनेंट्स को, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बंद करना चाहिए। हमें बल्ब, फैन, फ्रिज, टीवी जो भी चल रहा है, यदि वहां पर आवश्यकता उसकी नहीं है, उसे बंद कर दो, उसे ऑफ कर दो। तो हमारे पास उसे इस काम को करने के लिए जिस उपकरण का या जिस डिवाइस का इस्तेमाल करना है वो क्या है, वो है हमारा की या स्विच। ये हमारा कंपोनेंट है, वो क्या है, की और स्विच। दोनों का मुख्य रूप से एक ही काम है,
तो चलिए हम लोग इसको समझेंगे किस तरह से, और सिंबल देंगे, और इसका दो अवस्था है। अवस्था कौन सा, एक है ऑन स्टेट और दूसरा है ऑफ स्टेट। ऑन मतलब जहां पर करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ मतलब जहां करंट फ्लो नहीं कर रहा। चलिए हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है की, दूसरा है स्विच। की और स्विच, इसका दो अवस्था है, एक ऑन अवस्था है और एक ऑफ की अवस्था है। ऑन और ऑफ, इन दोनों का सिंबल वो क्या है, की का सिंबल देखिए इस तरह से है। ऑन के लिए एक बिंदु पड़ेगा बीच में, ये ऑन है, और की का यहाँ पर एक ऑफ अवस्था है, जहां पे आप इस तरह देखें ये ऑफ है आपका। स्विच, स्विच भी सेम रूप से देखा जाता है। इसका जो कार्य है इस तरह से, यहाँ देखिए चूंकि ये ऑन है तो ये यहाँ पर आप देखिए कि मिला पड़ा हुआ है, ये आपका हो गया ऑन स्टेट। वहीं यदि आप ई को देखें इस तरह से और ये उठाया गया है तो क्या कहेंगे, ये आपका है ऑफ। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये की का दो अवस्था है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर की और स्विच है। अब आते हैं उसके बाद, यदि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास सर्किट है, कंपोनेंट्स मिल गया हम लोग को, करंट चल रहा है। कभी कभी आप देखिए अचानक ऐसा होता है कि कभी अधिक मात्रा का विद्युत धारा प्रवेश कर जाता है, उसको हम लोग हाई इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। या फिर कहीं फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी आपका युगांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है। उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में हम लोग को अपने डिवाइस को बचाना होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग एक सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वो सेफ्टी डिवाइस क्या है, वो सेफ्टी डिवाइस हमारा फ्यूज है। उसको हम लोग सिंपली फ्यूज या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज कहें। इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल है इस तरह से, इसका सिंबल इस तरह से दिखाया दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जहां पर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं फ्यूज को, ठीक है। अब मकसद है कि फ्यूज का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन लिखिए बच्चों। फंक्शन क्या है, तो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस क्या करता है भाई, क्या मकसद है इसका, इट प्रोटेक्ट्स our electrical components। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर क्या करता है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बचाता है, सेफ्टी डिवाइस। और सबसे अंतिम में हमारा जो इसका कंपोनेंट है, वो लास्ट कंपोनेंट है, वो है कंडक्टिंग वायर। यानी कंपोनेंट सारे हैं बट सारे कंपोनेंट को जोड़ने का जो इकाई काम करता है वो है कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं, बिना वायर के कोई भी सर्किट हमारा पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे आप किसी तरह का कितने से कितने अलग अलग कंपोनेंट ना रख लें साथ में, जोड़ने के लिए हमारे पास इकाई, वो इकाई क्या है, वो हमारा कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि कनेक्टिंग वायर का दो तरह से होता है। इसका पहला जो तरीका है वो है वायर्स एट जंक्शन। वायर्स एट जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जैसे आप देखिए ये सब पहला बार सुनने में आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर लेकर के कि रेलवे जंक्शन होता है। जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें उस पर्टिकुलर जंक्शन से रेलवे प्लेटफॉर्म से पास होती है, तो जंक्शन कहा जाता है। ठीक उसी तरह से यदि मान लीजिए यहाँ विद्युत के बहुत सारे परिपथ एक साथ मिलकर के गुजरे, मान लो इधर से कोई करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मिलकर के केवल एक चले जाए। मान लो यहाँ I1 है, ये I2 जा रहा है, ये I3 आ रहा था, और तीनों मिलकर के I बन गया। तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कहेंगे। इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट कहेंगे। और ये क्या बताता है, ये बताता है I जो होगा क्या होगा, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। इस परिप्रेक्ष्य में
ये तीनों का समावेश होगा। अब इसका दूसरा बात करते हैं, वो क्या है हमारा, वो है वायर्स क्रॉसिंग ओवर। मान लो भीड़ भाड़ का अधिक रास्ते में क्या करते हैं, ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए हमारा रात है, कभी कभी क्या करते हैं कि एक ऐसा परिपथ इस्तेमाल करते हैं जो बिना किसी वायर को टच किए चला जाए, बिना वायर को टच किए चला। मान लीजिए I1 जा रहा है, तो I2 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टच नहीं है, तो क्या है विद्युत परिपथ का ऐसा भाग यहाँ पर ओवर है, क्रॉसिंग ओवर है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे वो था इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ जुड़े हुए जितने भी उसके घटक थे, उनके कंपोनेंट्स थे, सबको हम लोग एक एक करके समझें और जानने का प्रयास किए कि आखिर उनका कार्य क्या है। तो आज के लिए हम यहाँ देखते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य मैं छोड़ रहा हूँ कि आप अपने शब्दों में निम्न जितने भी कंपोनेंट्स बताया गया है उन सब के फंक्शन को, वर्किंग को आप लिखें और साथ में प्रयास करें कि जो ही बताया गया है उनके सिंबल्स को ड्रॉ करें, और अपने घर में देखें कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस तरह जुड़ा हुआ है, किस किस प्रकार जुड़ा हुआ है। हम लोग आगे के कक्षाओं में उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।